हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे एडेसिव कैप्सुलाइटिस की। तो एडेसिव कैप्सुलाइटिस को हम फ्रोजन शोल्डर भी बोलते हैं। ये शोल्डर की बहुत कॉमन कंडीशन है और इसमें क्या होता है, जो ग्लिनोहिमरल कैप्सूल होता है उसका कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, होता कैसे है उसकी पैथोलॉजी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनिशियली ये पेनफुल होता है, प्रोग्रेसिवली एक्टिव एंड पैसिव दोनों रेंज क्या होती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, और इसमें जो रिकवरी होती है पेशेंट की, वो किसी पेशेंट में कम्प्लीटली रिकवरी आ जाती है और किसी में नहीं, मतलब कंप्लीट नहीं आती, 80% ही रिकवर होता है। तो अब हम डायग्राम में देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये है हमारा हेमरस हो गया, ये हमारा क्लेविकल हो गया, ये हमारे लिगामेंट्स हो गए, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, ये एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट, ये हो गया हमारा कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। तो ये जो हमारा जॉइंट कैप्सूल है, इसमें क्या होता है, ये जो जॉइंट कैप्सूल है ये थिकनिंग हो जाती है, इसकी फाइब्रोसिस हो जाता है, श्रिंकिंग। तो इस सब की वजह से क्या कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से एक्टिव एंड पैसिव रेंज जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो इसमें क्या होता है, यानी कि जो कुछ पेशेंट होते हैं, कुछ फिजियोथेरेपिस्ट या फिर कुछ लोग बोलते हैं इसको पेरिअर्थराइटिस का नाम देते हैं, कुछ फ्रोजन शोल्डर, कुछ एडेसिव कैप्सुलाइटिस। तो बेसिकली होता क्या है कि जो एक साइंटिस्ट था, सबसे पहले ड्यूप्ले आया, तो ड्यूप्ले में 1872 में इसको नाम दिया हीमरोस्कैपुलर पेरिअर्थराइटिस। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1934 में कॉडमैन एक साइंटिस्ट आया, उसने इसी को नाम दे दिया फ्रोजन शोल्डर। फिर 1945 में नेवेजियर आया, नेवेजियर ने इसी कंडीशन को नाम दिया एडेसिव कैप्सुलाइटिस। तो हमने यहाँ पर क्या कंक्लूज़न निकाला, मतलब कि कंडीशन एक ही है बट साइंटिस्ट ने अलग अलग इसको नाम दे दिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इंसिडेंस की, एपिडेमियोलॉजी की। तो जनरल पॉपुलेशन में 2% चांसेस होते हैं और जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं 10 to 35% चांसेस होते हैं, और ये फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है। ठीक है, और इसकी जो मीन एज होती है वो 40 to 60 ईयर्स, यानी कि 40 to 60 ईयर्स की एज में ये बहुत कॉमन होता है। और ये यूनिलैटरली ज़्यादा होता है, बायलैटरली 12% होता है। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ की। तो इसमें क्या होता है, कुछ प्राइमरी कोज होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी वो होते हैं जहाँ पर कॉज अननोन हो, मीन्स कॉज कैन बी इडियोपैथिक। सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में लम्बर्ग एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कस किया कि सेकेंडरी में कुछ इंट्रेंसिक फैक्टर्स होते हैं, मीन्स शोल्डर कोजेज़, और कुछ नॉन शोल्डर कोजेज़, एक्सट्रेंसिक फैक्टर। शोल्डर कोजेज़ में हमारा आ जाता है, यानी कि जो शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, जैसे कि रोटेटर कफ की टेंडिनाइटिस, या फिर बाइसेप्टल टेंडिनाइटिस हो गई, या फिर फ्रैक्चर और डिसलोकेशन अराउंड द शोल्डर जॉइंट। तो मतलब ये शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो ये सब हमारा इंट्रेंसिक और शोल्डर कोजेज़ में आता है। ठीक है, एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स तो या मीन्स नॉन शोल्डर कोजेज़ में क्या आ जाएगा हमारा, जो प्रॉब्लम शोल्डर से रिलेटेड नहीं होती है, जैसे कि हमारी डायबिटीज़ हो गई, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो गई विद रेफर्ड पेन टू शोल्डर, जिनमें शोल्डर में पेन आ रहा है, जिसकी वजह से या कुछ ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से शोल्डर जॉइंट इमोबाइल हो रहा है, जैसे कि रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी है, या फिर फ्रोजन हैंड शोल्डर सिंड्रोम है, या फिर जैसे कोल्स फ्रैक्चर है, कोई भी रिस्ट का फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, शोल्डर इमोबलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो रहा है। तो ये हमारा आ जाता है नॉन शोल्डर कोजेज़ और एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स में। तो अब हम बात कर लेते हैं पैथोलॉजी की। तो पैथोलॉजी में क्या आता है, यानी कि ड्यूरिंग अबडक्शन, जब हम अबडक्शन करते हैं या फिर रिपीटेड ओवरहेड एक्टिविटीज़ करते हैं शोल्डर की, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बाइसेप्स का लॉन्ग हेड है या फिर जो रोटेटर कफ है उस पर रिपीटेड स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होती है, फाइब्रोसिस होता है, और कॉन्सिक्वेंटली थिकनिंग होती रहती है शोल्डर कैप्सूल की, जिसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मूवमेंट लॉस होते रहते हैं। और अगर मूवमेंट कंटिन्यू रहते हैं तो ये जो फाइब्रोसिस होता है ये ग्रेजुअली ब्रेक हो जाता है और मूवमेंट वापस आ जाते हैं, बट कभी भी नॉर्मल नहीं होते।
प्रोलोंग एक्टिविटीज़, जैसे कि प्रोलोंग्ड एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो स्कैपुला पे, बाइसेप्स मसल्स पे वियर एंड टियर करती है, ठीक है। जॉइंट्स पे लोड इंक्रीज़ होता है, डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं, तो कैप्सूल फाइब्रोज्ड होता है, शोल्डर मूवमेंट्स डिक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी पैथोलॉजी। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो फ्रोजन शोल्डर के साथ जो पेशेंट होता है उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये तो हमने बात कर ही ली कि एक्टिव एंड पैसिव रेंज जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन होता है वो एक कैप्सुलर पैटर्न में होता है, कैप्सुलर पैटर्न में डिक्रीज़ होता है। जैसे कि सबसे पहले एक्सटर्नल रोटेशन जाएगा, फिर अबडक्शन जाएगा, उसके बाद इंटरनल रोटेशन जाएगा। और पेन कब आता है पेशेंट को पेन आएगा एंड स्टेज ऑफ स्ट्रेच में, यानी कि जब हम स्ट्रेच कराते हैं तो स्ट्रेच में जो एंड स्टेज होती है उसमें पेशेंट को पेन फील होगा, और एक्सेसरी जॉइंट प्ले कम हो जाएगा। और जो रेसिस्टिव टेस्ट होंगे, यानी कि जिसमें हम पेशेंट को अगर हम रेजिस्टेंस दे रहे हैं तो क्या होगा, वो पेन फ्री होंगे। रेसिस्टिव टेस्ट जो होंगे वो पेन फ्री होंगे और अवेलेबल रेंज में होंगे। पेशेंट इज़ अनेबल, और इसमें क्या होगा, पेशेंट जैसे कि जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ होती है लाइक कॉम्बिंग हेयर, वुमेन वियरिंग द बटन्स ऑफ देयर ब्लाउज, डूइंग ओवरहेड एक्टिविटी, इन सब को करने में पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल स्टेजेस की। तो फ्रोजन शोल्डर में बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं जो कि रीव्स ने दी है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज क्या होती है, फ्रीजिंग स्टेज, जिसको हम स्टेज ऑफ पेन बोलते हैं। तो इसमें क्या करता है, पेशेंट को एक्यूट पेन की कंप्लेन करता है, मूवमेंट डिक्रीज्ड होते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन ज़्यादा कम हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, फॉलोड बाय लॉस ऑफ अबडक्शन, उसके बाद अबडक्शन का लॉस होता है, देन फॉरवर्ड फ्लेक्शन लॉस होता है, और जो इंटरनल रोटेशन होता है वो लीस्ट अफेक्टेड होता है। तो ये जो स्टेज होती है ये 10 to 36 वीक्स के लिए मेंटेन रहती है, यानी कि 10 to 36 वीक्स तक रहती है। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, जो नोट करने वाला पॉइंट है, वो ये है कि फ्रोजन शोल्डर में पेशेंट को जो पेन होगा वो कभी भी बिलो दी एल्बो रेडिएट नहीं करेगा, ठीक है, वो अबव दी एल्बो ही रहता है। फ्रोजन शोल्डर का जो पेन होता है वो कभी भी एल्बो से नीचे नहीं होगा। अगर एल्बो से नीचे आ रहा है तो वो फ्रोजन शोल्डर नहीं है, फिर वो हमारी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की, फ्रोजन स्टेज। तो फ्रोजन स्टेज को हम स्टेज ऑफ स्टिफनेस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट ग्रेजुअली डिक्रीज एंड पेन जो होगा वो पेन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, इसमें स्टिफनेस बढ़ जाती है, पेन कम हो जाता है, पेशेंट स्टिफ शोल्डर की कंप्लेन करेगा, स्लाइट मूवमेंट्स प्रेजेंट होंगे, और ये जो स्टेज होती है 4 to 12 मंथ्स तक रहती है। अब हम थर्ड स्टेज की बात करते हैं, थॉइंग स्टेज, जिसको हम स्टेज ऑफ रिकवरी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, पेशेंट विल हैव नो पेन एंड मूवमेंट्स, ना पेशेंट को कोई पेन है एंड मूवमेंट हैव विल बी रिकवर्ड, यानी कि मूवमेंट भी रिकवर हो जाएंगे, बट विल नेवर बी रिगेन टू नॉर्मल नहीं होंगे, मतलब रिकवरी जो आएगी पेशेंट की वो 80% होगी। एंड इसमें क्या होता है, इट लास्ट फॉर 6 to 2 ईयर्स, यानी कि स्टेज ऑफ रिकवरी जो होती है वो 6 मंथ से 2 ईयर्स तक रहती है। अब हम बात करते हैं रेडियोलॉजी की। तो इसमें क्या होता है, यानी कि जब हम पेशेंट का एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे जो होगा वो नॉर्मल आएगा पेशेंट का। कुछ केसेस में क्या होता है, जो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी होती है उसके आउटर एज पे स्क्लेरोसिस मिल सकता है, जिसको हम गोल्डिंग साइन भी बोलते हैं। और एमआरआई फाइंडिंग्स, एमआरआई जब कराते हैं तो एमआरआई में क्या आता है, कोरेकोहेमरल लिगामेंट थिकनिंग होगी, रोटेटर इंटरवल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द सब कोराकोइड फैट, और एक्सिलरी रेसिस थिकनिंग यील्ड हाई स्पेसिफिसिटी फॉर एडेसिव कैप्सुलाइटिस। मतलब एमआरआई इसमें ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, एक्सरे नॉर्मल आता है। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में क्या होता है, यानी कि स्टेज फर्स्ट में हम NSAIDs देते हैं 10 to 30 वीक्स के लिए, और या फिर इंट्राआर्टिकुलर स्टेरॉइड्स भी हम दे सकते हैं पेन रिलीफ के लिए। स्टेज सेकंड में क्या आता है, स्टेज सेकंड में आता है हमारा पेन तो कम हो जाता है पेशेंट का, ठीक है। स्टेज फर्स्ट में पेन रहता है, स्टेज सेकंड में पेन ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो जाता है। इसमें हम एक्सरसाइज कराते हैं, बोथ एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज ग्रेजुअली बिगिन।
उसके बाद फिजियोथेरेपी हम कराते हैं, अल्ट्रासाउंड, हीट और शोल्डर व्हील एक्सरसाइज ये सब कराते हैं। और सेकंड स्टेज में क्या होता है, मैनिपुलेशन नहीं देते, मैनिपुलेशन कंट्रोवर्शियल होता है, और अगर हम देते भी हैं तो ये जनरल एनेस्थीसिया के अंडर में ही देते हैं। थर्ड स्टेज में क्या होगा, एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज कंटिन्यू रहेगी, फिजियोथेरेपी भी कंटिन्यू रहेगी। अब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी असेसमेंट की। तो फिजियोथेरेपी असेसमेंट हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने पेशेंट का नेम ले लिया, ठीक है, नेम क्या है पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का जेंडर क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, एड्रेस क्या है, और कंप्लेन ऑफ पेशेंट, चीफ कंप्लेन आ जाती है, जैसे कि पेशेंट इन पेन इन शोल्डर एंड अनेबल टू लिफ्ट हर आर्म फुल्ली एंड हैविंग डिफ़िकल्टी इन वियरिंग साड़ी और कॉम्बिंग हेयर, ये हो गई हमारी चीफ कंप्लेन। फिर हम हिस्ट्री लेते हैं प्रेजेंट इलनेस। प्रेजेंट इलनेस क्या होती है, पेशेंट विल कम विद कंप्लेन ऑफ शोल्डर पेन एंड पेन इज एसोसिएटेड विद रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट एंड एग्रीवेटेड बाय sudden movements. Patient finds difficulty to perform daily activities such as dressing और combing. मेडिकल हिस्ट्री में हमारा आ जाता है, यानी कि पेशेंट को प्रॉब्लम होगी हिस्ट्री ऑफ थायरॉइडिज्म या फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस। सर्जिकल हिस्ट्री में क्या आ जाएगा, या तो नॉट रेलिवेंट या फिर हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा और एनी सर्जरी। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में क्या आ जाएगा, पेशेंट का हम अभी जो हमने किया ये सब था हमारा सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। तो इसमें पेशेंट पेन असेसमेंट, जैसे कि ऑनसेट ऑफ पेन, लोकेशन ऑफ पेन, टाइप, सीवियरिटी हम कैसे मेज़र करते हैं, वास स्केल से, ठीक है। एग्रीवेटिंग फैक्टर, मूवमेंट्स ऑन ऑफ शोल्डर जॉइंट, यानी कि एग्रीवेटिंग फैक्टर में वो फैक्टर जिसकी वजह से पेन एग्रीवेट होता है, जैसे कि शोल्डर के मूवमेंट के दौरान होता है, ओवरहेड एक्टिविटीज़ लाइक कॉम्बिंग, lying on affected shoulder, relieving factor, sleeping with affected shoulder on chest, जैसे कि adducted arm। ऑन इंस्पेक्शन पे हम क्या देखते हैं, बॉडी बिल्ट देखते हैं पेशेंट की, पेशेंट मीजोमॉर्फिक है, एक्टोमॉर्फिक है या फिर एंडोमॉर्फिक है। स्वेलिंग देखते हैं कि कोई स्वेलिंग तो नहीं है। गेट देखते हैं, गेट में क्या चेंजेस आएंगे, यानी कि पेन की वजह से आर्म स्विंगिंग डिक्रीज़ हो जाएगी। पाल्पेशन में हम क्या देखते हैं, टेंडरनेस देखते हैं, प्रेजेंट ओवर ऑन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ राइट शोल्डर। स्पाज्म देखते हैं, प्रेजेंट ओवर राइट ट्रेपेजियस। ऑन एग्जामिनेशन पे हम क्या देखते हैं, रेंज ऑफ मोशन देखते हैं, फंक्शनल इवैल्यूएशन देखते हैं। फंक्शनल इवैल्यूएशन में क्या होगा, हैविंग डिफ़िकल्टी इन ड्रेसिंग और कॉम्बिंग हेयर। अब हम बात करते हैं स्पेशल टेस्ट की। तो स्पेशल टेस्ट में हम शोल्डर श्रग साइन देखते हैं, इनएबिलिटी टू लिफ्ट द आर्म टू 90 डिग्री अबडक्शन विदाउट एलिवेटिंग द होल स्कैपुला और शोल्डर ग्रिडल। हैंड टू नेक, हैंड टू स्कैपुला। हैंड टू नेक में हमारा शोल्डर फ्लेक्शन, अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन, जैसे कि डेली लिविंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कॉम्बिंग हेयर के टाइम, पुटिंग ऑन अ नेकलेस, तो ये सब हमारा हैंड टू नेक में आ जाता है। हैंड टू स्कैपुला, शोल्डर एक्सटेंशन और एडक्शन और इंटरनल रोटेशन। डेली लिविंग एक्टिविटीज़ जैसे कि फिटिंग अ ब्रा, पुटिंग ऑन अ जैकेट, गेटिंग इनटू बैक पॉकेट। हैंड टू अपोजिट स्कैपुला। और इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे नॉर्मल होता है, प्रोबेबल डायग्नोसिस एडेसिव कैप्सुलाइटिस। अब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में सबसे पहले हम एम्स डिसाइड करते हैं, जैसे कि हमारा एम क्या है, सबसे पहला एम है हमारा पेन को कम करना, ठीक है। उसके बाद मोबिलिटी को मेंटेन करना, उसके बाद एक्सटेंसिबिलिटी को इंक्रीज़ करना, ठीक है, कैप्सूल की एक्सटेंसिबिलिटी को इंक्रीज़ करना, शोल्डर की मोबिलिटी को इम्प्रूव करना और मसल्स की प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करना, ये हमारा एम हो गया। तो पेन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, थर्मोथेरेपी देंगे, हॉट पैक देंगे 10 मिनट के लिए, ट्वाइस अ डे एट घर पे भी हम दे सकते हैं। यूएस करेंगे 7 मिनट के लिए पल्स मोड पे एक बार। आईएफटी देंगे 10 मिनट के लिए ऑडी। टू मेंटेन मोबिलिटी, यानी कि शोल्डर जॉइंट को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट्स कराएंगे। शोल्डर फ्लैक्शन, पीएनएफ 90 एंड 120 डिग्री अबडक्शन कराएंगे। इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन 10 रिपीटेशन हम कराएंगे। कॉडमैन्स पेंडुलर एक्सरसाइज
फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, abduction, adduction 10 टाइम्स, रोप एंड पुलीज 10 टाइम्स, फ्लेक्शन और abduction। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराएंगे शोल्डर फ्लेक्सर्स के लिए, एक्सटेंसर्स के लिए, abductors के लिए, लैटरल एंड मीडियल रोटेटर्स 10 रिपीटेशन विद 10 सेकेंड होल्ड्स। और थिकेंड और कॉन्ट्रैक्टेड कैप्सूल को एक्सटेंसिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर कैप्सुलर स्ट्रेचिंग देंगे 3 रिपीटेशन विद 30 सेकेंड होल्ड। एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज ऑफ शोल्डर फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, abductors और एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन सब एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, फ्लेक्सर्स की, एक्सटेंसर्स की, abductors की, इंटरनल रोटेटर्स की और एक्सटर्नल रोटेटर्स की 10 रिपीटेशंस। शोल्डर व्हील्स कराएंगे 7 मिनट के लिए। फिंगर लैडर्स कराएंगे 15 रेपिटेशन। फ्लेक्शन और abduction। जॉइंट की मोबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 5 दिन के बाद कराते हैं। ठीक है, 5 दिन तक हम ये सब कराते हैं जो भी अभी बोला। उसके बाद हम मोबिलाइजेशन ग्लाइड देते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इन्फीरियर ग्लाइड्स देते हैं, मीडियल ग्लाइड देते हैं स्कैपुला के। और मसल्स की प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराएंगे शोल्डर फ्लेक्सर्स की, एक्सटेंसर की, abductors की और एक्सटर्नल इंटरनल रोटेटर्स की 10 रिपीटेशन 10 सेकेंड होल्ड। और होम एक्सरसाइज प्रोटोकॉल में हम क्या देंगे, कॉडमैन पेंडुलर एक्सरसाइज कराएंगे 10 रिपीटेशन थ्राइस अ डे। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज 10 रिपीटेशन थ्राइस अ डे। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जैसे कि फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, एबडक्टर, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेटर्स 10 रिपीटेशन थ्राइस अ डे। फिंगर लैडर, फ्लेक्शन और abduction में वॉक विद इंटरनल रोटेशन हैंड टू स्कैपुला। ये हमारा रेफरेंस है। थैंक यू गाइस।